स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया, राइट। सो बेसिकली हमारा लास्ट चैप्टर हमने जो पढ़ा था कार्बन एंड कंपाउंड पढ़ा था, वो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। सो अब स्टार्ट करते हैं। तो हमारा स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। जो आज का चैप्टर है वो हमारा क्या है? हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। कैसे ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं, राइट। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। अगर हम बात करें रिप्रोड्यूस और रिप्रोडक्शन, क्या समझते हैं आप सब लोग? रिप्रोडक्शन मतलब माइंड में रिप्रोडक्शन बनते हैं क्या, मतलब हमारे माइंड में क्या आता है बेसिकली? अगर हम बात करते हैं री से हम समझते हैं रिपीट होना, किसी चीज का रिपीट होना, मतलब कोई चीज को बार बार रिपीट हो रही है। और प्रोडक्शन मतलब क्या होता है? बनना, नई चीज प्रोड्यूस हो रही है। प्रोड्यूस मतलब नई चीज बन रही है, मतलब नई चीज का उत्पादन हो रहा है। किसी नई चीज को बनने को हम कहते हैं प्रोड्यूस, मतलब रिपीट होना, प्रोड्यूस होना। तो इस वर्ड से हम समझ सकते हैं रिप्रोडक्शन। अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन, बेसिकली हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है इस चैप्टर की। तो देखो वर्ड रिप्रोडक्शन से ही पता चलता है रिपीट हो रही है और प्रोड्यूस हो रही है, बनना। अगर हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, फॉर एग्जांपल जैसे कि अब मैं एक ह्यूमन है, तो एक ह्यूमन किसको जन्म देगा? इंसान को ही देगा। अगर एक डॉग है तो किसको जन्म देगा? डॉग को ही देगा। अगर एक कैट है तो किसको जन्म देगी? कैट को ही देगी। ऐसा तो नहीं कि डॉग कैट को जन्म देगा, कैट डॉग को देगी। मतलब जो इंसान जैसा है वो वैसे कोई, अब बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया को ही जन्म देगा, अगर टाइगर है तो टाइगर को ही जन्म देगा। तो अगर मैं सिंपल बात में बोलूं, रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है इंडिविजुअल ऑफ देयर ओन, मतलब जैसा वो है वैसे ही प्रोड्यूस करता है, तो उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब थोड़ा लैंग्वेज में लिखते हैं, सिंपल इज दी, देखो अगर तो सिंपल अगर हम लिखे इंट्रोडक्शन, थोड़ा ऊपर लिख लेते, राइट। ये इंट्रोडक्शन क्लास है, से हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन is the process क्या प्रोसेस है? by in which a living organism produce क्या करते हैं? न्यू इंडिविजुअल, नए इंसान को, नए इंडिविजुअल ऑफ देयर ओन, खुद का, ऑफ देयर ओन टाइप, अपने तरह। जैसे मैंने बताया था डॉग को ही करता है, कैट को ही करता है, ऑफ देयर ओन टाइप आर कॉल्ड रिप्रोडक्शन। मतलब एक प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं न्यू इंडिविजुअल, एक नए इंडिविजुअल ऑफ देयर ओन टाइप। मतलब डॉग है तो डॉग ही करेगा ना, कैट है तो कैट, ये नहीं कि ह्यूमन डॉग को करेगा। सो अपने टाइप को ही करते हैं, उसे रिप्रोडक्शन कहते हैं, राइट। अब देखिए, अब रिप्रोडक्शन से हमारे माइंड में आएगा कि ये, अब हम जैसे मेरे को वैसे मोस्टली से माइंड में हमारे क्वेश्चन आता है कि क्या रिप्रोडक्शन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है क्या? ये मतलब जिसे कहते हैं ना लाइफ प्रोसेस। आपने अर्लियर टर्म वन में लाइफ प्रोसेस पढ़ा होगा। लाइफ प्रोसेस में हमारे क्या क्या होते हैं? लाइफ प्रोसेस में जैसे हमारे क्या होते हैं? रेस्पिरेशन सिस्टम होता है, डाइजेशन सिस्टम होता है, एक्सक्रेशन सिस्टम होता है। तो ये सब सिस्टम इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये सिस्टम इंपॉर्टेंट ना हो, सर्कुलेटरी सिस्टम, तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं होती। तो ये सब लाइफ प्रोसेस है, इनके बिना पर्सन एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। क्या बट एक रिप्रोडक्शन के बिना पर्सन, अगर रिप्रोडक्शन नहीं हो तो क्या पर्सन रह सकता? मतलब एक इंपॉर्टेंट है लाइफ प्रोसेस, ये मतलब इट्स अ लाइफ प्रोसेस और नॉट। मतलब माइंड में बच्चों का क्वेश्चन आता है कि क्या मतलब एक इंपॉर्टेंट है, जैसे इंसान को जिंदा रखने के लिए रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है? अगर मैं बात करूं रिप्रोडक्शन, नो, रिप्रोडक्शन इज नॉट अ लाइफ प्रोसेस। तो अगर हम बात करें, ये मैं रब कर दूं, so reproduction is not a life process. reproduction life process नहीं है, is not a life process. ये life process नहीं है, is not a life process.
जैसे ह्यूमंस में हम और सिस्टम होता है लाइफ प्रोसेस, नॉट अ लाइफ प्रोसेस, इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, ये क्या है, इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ, इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक है ना, कैसी कैरेक्टरिस्टिक है ऑफ लाइफ प्रोसेस, ये कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब ये चॉइस है, मर्जी है आपकी, मतलब ये ऐसे नहीं कि हमारी मतलब बॉडी में करना इंपॉर्टेंट है, इट्स योर चॉइस, इट्स योर चॉइस। बट अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि अगर ये चॉइस है तो मतलब चॉइस है तो हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, क्या मतलब इसके मन में होता है क्यों रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट, हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका एडवांटेज क्या है, मतलब माइंड में क्वेश्चन आ रहा है। एक बात बताइए, अगर आज हम है राइट, आज हमारी पॉपुलेशन है, अगर आगे इन फ्यूचर कोई मतलब आगे रिप्रोडक्शन ना हो तो क्या होगा, एक टाइम पे हम ओल्ड होंगे, आगे न्यू प्रोड्यूशन नहीं होगा, तो एक टाइम पे सब चीजें खत्म हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी। अगर जैसे डायनासोर्स आपने देखा होगा, डायनासोर्स आज नहीं है, एक्सटिंक्ट है, मतलब अगर बात करते हैं रिसेंटली आप सबने देखा होगा टाइगर्स, टाइगर्स यार, टाइगर्स अगर हम देखते हैं कि टाइगर्स क्यों कम हो रहे हैं, कहते हैं ना कि टाइगर्स पॉपुलेशन मतलब डे बाय डे कम हो रही है। अगर बात करो जो हमारे रिसेंटली अभी जितने टाइगर है, अगर आगे वो भी रिप्रोड्यूस ना करें तो क्या हमारे टाइगर्स एक टाइम पे ऐसा होगा, टाइगर्स खत्म हो जाएंगे, टाइगर्स एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब इसका एडवांटेज क्या है, मतलब अगर हम बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन का एडवांटेज क्या है, क्यों होना चाहिए, तो इसका एडवांटेज यही है कि ये लाइफ कंटिन्यूटी, हमारी स्पीसीज कंटिन्यूटी को मेंटेन करती है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो एक टाइम पे पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी। नेचर में ह्यूमंस का कोई मतलब ह्यूमंस एनिमल जो होगा ना तो उसका कभी कोई नामो निशान नहीं रहेगा। तो इसका है कि पॉपुलेशन एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज ऑफ रिप्रोडक्शन का क्या है कि पॉपुलेशन स्पीसीज कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए कि जो यहाँ से मतलब जो पॉपुलेशन है वो रहे। तो एडवांटेज ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए, पॉपुलेशन स्पीसीज कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए, पॉपुलेशन स्पीसीज कंटिन्यूटी मेंटेन बाय द हेल्प ऑफ पॉपुलेशन स्पीसीज कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए। तो क्या होता है, पॉपुलेशन स्पीसीज कंटिन्यूटी मेंटेन फॉर रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट। मतलब पॉपुलेशन स्पीसीज कंटिन्यूटी को मेंटेन के लिए रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट होता है, इट्स एडवांटेज टू मेक। अब इसको सिंपल अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो कि टू मेंटेन दिस पॉपुलेशन स्पीसीज कंटिन्यूटी रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट। तो समझिए, तो ये हुआ कि मतलब रिप्रोडक्शन को मेंटेन। अब एक बात करो, फॉर एग्जांपल अगर देखिए क्या हम सब अगर देखो कोई डॉग होगा, अब चलो डॉग से आप लोग थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे। फॉर एग्जांपल अगर आप हो, आप सब क्या अपने फादर मदर की एग्जैक्ट कॉपी हो? अब मैं हूं या मैं अपने फादर मदर की एग्जैक्ट कॉपी हूं? नहीं, हम एग्जैक्ट कॉपी नहीं है। इफ वी आर द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंट्स, कैन आई रब दिस? अगर अभी आई होप ये सब आई थिंक क्लियर हो गया होगा, राइट। तो ये जो पहला है कि वो कंटिन्यूटी को मेंटेन करता है, अगर कंटिन्यूटी तो मेंटेन। तो अगर हम बात करें एडवांटेज ऑफ रिप्रोडक्शन, इट हेल्पिंग सिंपल, मैंने अपनी मतलब लिख दिया टर्म में कि आप सब सोचेगा अरे मैम ने तो लिख कर दिखाया, हमें जो जो बच्चे नोट्स बना रहे तो शॉर्ट टर्म इन साइंटिफिक, इट्स हेल्प इन दी कंटिन्यूटी ऑफ मेंटेन ऑफ स्पीसीज विद द स्पीसीज। ठीक है, आप देखो क्वेश्चन, जो ऑर्गेनिज्म, क्या हम सब अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी देते हो? ऑर्गेनिज्म आर द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स, आर द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ। जो नए ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं क्या वो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं? क्या होगा, यस और नो? क्या ऑर्गेनिज्म एग्जैक्ट कॉपी होते हैं देमसेल्फ? अगर मैं हूं, मतलब अगर आप हो, अगर एक ह्यूमन है तो उसका जो चाइल्ड होगा वो एग्जैक्ट कॉपी होगा उसका, यस और नो? क्या होगा, ये होगा नो, दे आर नॉट एग्जैक्ट कॉपी। नो, दे आर नॉट एग्जैक्ट कॉपी, दे हैव सिमिलर फीचर्स। तो उनके क्या फीचर्स होंगे? सिमिलर फीचर होंगे, बट एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगी, एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगी। उनके फीचर्स होंगे, सिमिलर फीचर्स होंगे, बट एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगी, राइट। तो दे आर द सिमिलर फीचर। अब सिमिलर फीचर्स की बात अगर हम करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि नोज है,
आप सबका अपने फादर मदर से नोच मैच करता है? यस, किसी का फादर से नोच मैच करता है, किसी का आई कलर मैच करता है, किसी का स्किन कलर मैच करता है, किसी की आईज मैच करती है, किसी की हाइट मैच करती है। तो उनके अलग सिमिलर फीचर्स होंगे, बट दे आर नॉट अ एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर ऑर्गेनिज्म देमसेल्फ, राइट। तो ये है हमारे एडवांटेज। मतलब तो आप ये, अब हमें माइंड में क्वेश्चन आएगा कि जो सिमिलर फीचर्स है वो कैसे हुए, मतलब हमारे पेरेंट्स के हम एग्जैक्ट कॉपी नहीं हुए, सिमिलर फीचर्स हमारे कैसे हुए वो हम पढ़ते हैं, राइट। तो आई ग्रैब दिस कि हमारे पेरेंट्स से हमारे सिमिलर फीचर्स कैसे हुए, क्या डिफरेंस है कि हम, मतलब वी आर नॉट द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ आवर पेरेंट्स, मतलब कि क्या ऐसे फीचर्स है कि हम एग्जैक्ट कॉपी अपने पेरेंट्स के नहीं हुए, सिमिलर फीचर्स हुए, वो कैसे हुए, क्यों हुए, किस लिए हुए, हमारे माइंड में क्वेश्चन आ रहे होंगे। हाउ कैरेक्टरिस्टिक आर, हमारे माइंड क्वेश्चन आ रहे हैं हाउ कैरेक्टरिस्टिक, कुछ फीचर्स सिमिलर होते हैं, कुछ डिफरेंट होते हैं, बट नॉट एग्जैक्ट कॉपी। हाउ कैरेक्टरिस्टिक आर सिमिलर, हाउ कैरेक्टरिस्टिक आर सिमिलर, हाउ कैरेक्टरिस्टिक आर सिमिलर और डिफरेंट फ्रॉम अवर, डिफरेंट फ्रॉम अ इंडिविजुअल। कैसे होते हैं सिमिलर और डिफरेंट, कैसे होते हैं, माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, राइट। कि अगर एक पर्सन के कुछ फीचर्स अपने कहते हैं कि इसकी ये चीज अपने पेरेंट्स से मिल रही है और कुछ से डिफरेंट हो रही है, ऐसे क्यों होता है, उसका कोई वैलिड रीजन होगा। मतलब हाउ कैरेक्टरिस्टिक्स आर सिमिलर डिफरेंट फीचर डिफरेंट फ्रॉम अ इंडिविजुअल इन द जनरेशन, उसके मतलब नेक्स्ट जनरेशन में, कि उसके अगले जनरेशन में वो डिफरेंट फीचर्स क्यों आते हैं, वो किस लिए आता है वो माइंड में, तो वो आता है बाय द हेल्प ऑफ, किसके वजह से, डीएनए। कोई मूवीज में आप सबने देखा होगा कि यार ये इसका बेटा है, कैसे हम देखते हैं ना, जैसे कोई डेड बॉडी हो उसको पता करते हैं कि वो एग्जिस्ट है, तो बाय द हेल्प ऑफ डीएनए सीरीज देखते हैं, डीएनए वर्ड बहुत यूज होता है कि इसका चाइल्ड है पता करने के लिए डीएनए चेक करते हैं। तो व्हाट इज डीएनए, द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए इज डिक्सोराइबोन्यूक्लिक एसिड, डिक्सोराइबोन्यूक्लिक एसिड, डिक्सोराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएक्सओवाई डिक्सोराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसका एसिड दिख रहा होगा आई होप, क्योंकि सब कहते मेरे को जैसे याद, डिक्सोराइबोन्यूक्लिक एसिड ये है डीएनए, मतलब इसी की हेल्प से ही हमें पता चलता है डिक्सो। तो अगर हम बात करें माइंड में, अगर हम डिक्सोराइबोन्यूक्लिक, तो क्या हमें लगता है कि व्हाट इज, क्या होगा, मतलब कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे, कोई बोलेगा कि भाई डीएनए तो पता, तो किसे कहते हैं डीएनए पता तो होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे होता है, कैसा स्ट्रक्चर आपने देखा भी होगा, इट्स अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब एक धागे की तरह, किसकी तरह, इट्स अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मतलब एक धागे की तरह स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक। और शेप कैसी है इसकी, देखो इस शेप में, दिस इज कॉल्ड अ हेलिकल शेप। तो अगर मैं बात करूं ये कैसा है, इट्स अ थ्रेड लाइक, इट्स अ थ्रेड लाइक अ हेलिकल स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है, थ्रेड लाइक हेलिकल स्ट्रक्चर, मतलब कैसा स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक है बट हेलिकल स्ट्रक्चर है। अब बात करो डीएनए की, ये कहां रहता है, किसके अंदर पाया जाता है, कहां डीएनए पाया जाता है, इट प्रेजेंट इन द लिविंग सेल, प्रेजेंट इन द लिविंग सेल्स ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। आप तो इतने से छोटे से न्यूक्लियस के पाया जाता है, इट्स प्रेजेंट इन द लिविंग सेल ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या नहीं रब, मैं ऊपर वाला रब करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल इट्स इज प्रेजेंट इन द लिविंग सेल ऑफ द न्यूक्लियस। अब फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, अगर हम बात करते हैं ये एक न्यूक्लियस है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ न्यूक्लियस, ये इसका सेल है। अगर मैं बात करूं इसके अंदर डीएनए ऐसे ऐसे से बहुत सारा डीएनए, मतलब अलग अलग डीएनए, राइट, इस तरीके से डीएनए हमारा है। तो दिस इज अवर सेल, ये क्या हमारा सेल है, लिविंग सेल, और दिस वन इज अवर डीएनए। आप देखो इतने से सेल के अंदर हमारे क्या डीएनए है, और एक किस फॉर्म में डीएनए, देखो यहाँ तो इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, बट आप यहाँ सोचोगे इतने से स्पेस के अंदर डीएनए कैसे मतलब सिकुड़ के बैठा हुआ, राइट। हम कहते हैं ना कि डीएनए,
तो डीएनए किस फॉर्म में से भी, डीएनए इस फॉर्म में स्केटर्ड फॉर्म, किस फॉर्म में, स्केटर्ड फॉर्म में, डीएनए किस फॉर्म में, स्केटर्ड फॉर्म में। बट डीएनए को कंडेंस फॉर्म में कैसे कहते हैं, मतलब कंडेंस फॉर्म में। अब आप सोचोगे कंडेंस फॉर्म क्या होता है, कंडेंस फॉर्म कह सकते हैं और हम इसे क्या कह सकते हैं, कंडेंस और कंप्रेस्ड फॉर्म में, कंडेंस और कंप्रेस्ड फॉर्म में। अब आप सोचोगे कंडेंस कंप्रेस मतलब, कैन आई रब दिस, कंडेंस और कंप्रेस फॉर्म आप लोगों को मतलब माइंड में याद होगी कंडेंस फॉर्म मतलब क्या है, मतलब समझ नहीं आएगा कंडेंस और कंप्रेस फॉर्म क्या होता है। कभी हम लोग कहीं बस एक कभी चीज नोटिस करिए, हम सब लोग कहाँ जाते हैं, हम कभी गए हैं कहीं, जैसे कोई बस में या कहीं कोई ट्रिप में गए हैं, अगर कोई गाड़ी है फॉर एग्जांपल, वहां 5 जनों की सीट है, बट हम वहां पे क्या करते हैं, कोई गाड़ी में अगर 5 जनों की सीट है तो वहां पे 6 बंदों को बिठाते हैं, राइट। तो 6 बंदों को बिठाने के लिए हमें क्या करना होता है, चिपक चिपक के बैठना होता है, कि मतलब थोड़ा स्पेस कम लेना होता है कि एक न्यू बंदा एडजस्ट हो जाए। तो सिमिलर लाइक डीएनए, अब यहाँ स्केटर्ड फॉर्म है, बट डीएनए देखो अब इतना बड़ा डीएनए बट वो यहाँ सिकुड़ के बैठा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कंडेंस और कंप्रेस फॉर्म में जो डीएनए होता है, मतलब डीएनए अपने आप को एडजस्ट करता है कि मैं इतने से न्यूक्लियस में आऊं, तो इसको क्या कहते हैं हम, इसको हम क्या कहते हैं बच्चे, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इस जो कंडेंस और कंप्रेस फॉर्म में डीएनए होता है वो अपने आप को क्या कहते हैं, परफेक्ट होता है, राइट। तो क्या हो गया, ऑर्गेनिज्म कंडेंस और कंप्रेस फॉर्म में जो डीएनए होता है वो क्या होता है, क्या होता है, आप सबने एक वर्ड सुना है, क्रोमोसोम। सो सिंपल, जो डीएनए है ये अपने आप को एडजस्ट करता है कि मैं इतने से फॉर्म में एडजस्ट हो, तो इज नोन एज क्रोमोसोम। सो द डीएनए in condensed form is in condensed or compressed form in a nucleus known as क्रोमोसोम। मतलब इसी को हम सब क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर पता है कैसा होता है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, ये किसका स्ट्रक्चर है, व्हाट इज दिस, न्यूक्लियस के अंदर इतने क्रोमोसोम। अब आपको एक और सरप्राइज क्वेश्चन, एक ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, कोई एनी आइडिया, एनी गेसेस, इन अ ह्यूमन बॉडी हाउ मच क्रोमोसोम, कितने क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन बॉडी में, कितना 2 पेयर्स में क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन बॉडी में, 2 पेयर्स में होते हैं 23 एंड 23, तो टोटल क्रोमोसोम होते हैं 40 से, सॉरी डिवाइड होते हैं 23 और 23, तो लगा लो इतने से छोटे न्यूक्लियस में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। जो न्यूक्लियस, जो सिंपल सी बात है, जो हमारा डीएनए अगर कंडेंस और कंप्रेस फॉर्म में होता है उसे हम कहते हैं क्रोमोसोम। तो अगर मैं बात करूं ह्यूमन बॉडी में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं 23 पेयर और 23 पेयर में, राइट। अब बात करते हैं, अब देखो तो ये तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया, राइट। ये टॉपिक तो हमारा आप सबको क्लियर हो गया कि मतलब हमारे ह्यूमन बॉडी में कितने क्रोमोसोम होते हैं। अब देखो ये द टॉपिक इज क्लियर। अब बात करते हैं जीन्स, ये आम कैन आई रब दिस, यस। अब बात करते हैं जीन्स की। ये जीन्स, ये वाली जीन्स मैं समझ गया, जो नॉर्मली डेनिम की जीन्स पहनते हैं। अरे अब अगर हम बात करते हैं बायोलॉजी की मार्केट में, अगर हमने जीन्स सुना है तो हम उस जीन्स की बात नहीं करें जो हम जीन्स पहनते हैं। वी टॉक अनदर जीन्स। अब जीन्स होता क्या बेसिकली, द डीएनए हैज द इंफॉर्मेशन, जो डीएनए हैज द इंफॉर्मेशन, क्या डीएनए को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है फॉर मेकिंग, द डीएनए हैज द इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग properties in the form of genes। मतलब डीएनए ऐसा इंफॉर्मेशन, जो डीएनए को इंफॉर्मेशन मिलती है
जो डीएनए को इन्फॉर्मेशन मिलती है अब इसका कलर कैसा होगा, अब ये चीज कैसा होगा, ये चीज इसके फादर से मैच करेगी या नहीं करेगी, जो इन्फॉर्मेशन देता है वो जीन्स कहते हैं। इन्फॉर्मेशन फॉर मेकिंग इन द फॉर्म्स ऑफ जीन्स। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे समझ नहीं आएगा, आई गिव एग्जाम्पल, डोंट वरी। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ ह्यूमन, जैसे ये डीएनए, दिस इज अ डीएनए स्ट्रक्चर, राइट, ये हेलिकल। अब ये सपोज करो मेरा जीन 1 हुआ, फिर मेरा जीन 2 हुआ, फिर मेरा जीन 3 हुआ। अब देखो जो डीएनए इंफॉर्मेशन देता है फॉर द मेकिंग इन द प्रॉपर्टीज ऑफ जीन्स। अब फॉर एग्जांपल जीन 1 ने सपोज करो मेरा स्किन कलर करा, स्किन कलर मेरे फादर जैसा करा या मेरे मदर जैसा करा। जीन 2 ने सपोज करो मेरी आईज का सेम फादर जैसा करा। पर जीन 3 ने मेरा हेमोग्लोबिन या कुछ जैसे डिसीजेस है जो होते हैं ना, मेरे पेरेंट्स से आते, कहते हैं ना इसके फैमिली में किसी को शुगर था तो इनकी हो सके तो इनकी आने वाली जनरेशन में से किसी को होगा। तो जीन्स का जो हमारा काम होता है, अब ये देखो स्किन कलर और आई की चीजें, आंखों का शेप और स्किन कलर तो हमें दिखता है, ये चीजें हमें दिखती है। अब मैं बात करूं हेमोग्लोबिन, अब हेमोग्लोबिन हमें दिखेगा नहीं, राइट। हमारी बॉडी के अंदर जैसे और भी जैसे होते हैं थायराइड ग्लैंड या और भी चीजें होगी, हमारे शुगर प्रोटीन्स, ये सब चीजें हमें दिखती नहीं है। इसलिए मैंने जानबूझ के एग्जांपल यहाँ पे हेमोग्लोबिन का दिया। जीन्स प्रोटीन भी बनाते हैं, तो जीन्स अलग अलग स्ट्रक्चर्स जीन्स होते हैं, तो अलग अलग जीन्स का अलग अलग काम होता है। जो डीएनए में जो इन्फॉर्मेशन देता है कि हाँ ये जीन ये करेगा, ये जीन ये करेगा, ये जीन का काम ये, तो इस तरीके से हमारी बॉडी में कितने जीन्स होंगे लगा लो। अब ह्यूमन बॉडी इन हाउ मच जीन्स, मतलब हर जीन का अपना अपना, कोई प्रोटीन प्रोड्यूस करना, कोई लिपिड्स बनाना, कोई हेमोग्लोबिन बनाना, कोई बालों का कलर चेंज करना, कोई बॉडी, तो अलग अलग इंफॉर्मेशन पहुंचाता है जो हमारी बॉडी में, वो कौन पहुंचाते हैं, जीन्स पहुंचाते हैं। अब मैं यहाँ पे उस जीन्स की बात नहीं कर रही डैडी जीन्स की, यहाँ पे मैं बायोलॉजी मार्केट में जो वर्ड जीन्स होता है उसकी बात कर रही हूँ। तो अब लगा लो ह्यूमन बॉडी में कितने जीन्स होते हैं, अगर इतने फंक्शन कर रहा है तो एक जीन्स तो होगा नहीं, तो कितने जीन्स होते हैं ह्यूमन बॉडी? देयर आर 20,000 जीन्स, देयर आर कितने जीन्स होते हैं? 20,000 जीन प्रेजेंट इन अ ह्यूमन बॉडी। कितने जीन्स होते हैं? 20,000 जीन्स प्रेजेंट इन अ ह्यूमन बॉडी। ये कैसे पता चला? कितने? बाय अ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। 20 साल पहले जब ह्यूमन पे रिसर्च करी थी, प्रॉपर पढ़ा था, स्टडी करती, बाय द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की हेल्प से हमें पता चला कि एक ह्यूमन बॉडी में 20,000 जीन्स होते, तो 20,000 जीन्स का अपना अपना अलग अलग काम होता है, राइट। आई होप क्लियर हो गया। सो गाइस, मतलब ज्यादा पढ़ाऊंगी तो होता है ना अभी की, मतलब इतना दिमाग से, तो आज की क्लास में आई होप इतना। नेक्स्ट क्लास में हमारे कुछ और टॉपिक होंगे। मैं इस चैप्टर के लिए आई थिंक 1 या 2 क्लास में कोशिश करूंगी कि चैप्टर मतलब हमारे 2 या 3 क्लास में कंप्लीट हो जाए। कोई डाउट, कुछ क्वेरी होगा तो मुझे कमेंट्स में लिखिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर कीजिए। थैंक्स।